हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाल जी के ज्ञान में। जिसमें आपको आज सीडीपी बाल विकास और पेडागोजी के टॉप 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिसमें एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि सेटेड एग्जाम भी आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। और आप इन 35 प्रश्नों में से केवल 10 प्रश्न सही करके बताइएगा, तो पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो देखते हैं एक एक प्रश्न को। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न हर बार सीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। गलत दोस्तों, बाधा तो उत्पन्न नहीं करेगी। समावेशी शिक्षा की भावना के लिए कार्य कर रही है। बिल्कुल कर रही है। सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है दोस्तों। गलत दोस्तों, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर समूह तनाव बढ़ा रही है। गलत दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सभी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आज का प्रश्न नंबर 2 है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। गलत। बुद्धि मूलभूत से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है। उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदन, विभेदन आदि। गलत हो जाएगा दोस्तों ये। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। बुद्धि कैसी है दोस्तों? बहुआयामी है और उसमें कई पहलू निहित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारण हो जाती है। प्रश्न नंबर 3, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है दोस्तों। या फिर व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। या फिर सी, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। या फिर डी, विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। तो दोस्तों ये ए, बी, सी, ये तीनों ऑप्शन दोस्तों सही हैं। तो बात करें ऑप्शन नंबर ए, इसका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका उत्तर भी ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अनुबंधन, रटकर याद करना, अनुकरण या अर्थ निर्माण। प्रश्न नंबर 4, तो दोस्तों सीखने के लिए प्रमुख कौन सा हो जाएगा? अर्थ का निर्माण। दोस्तों जब भी सीखा जा सकता है तब दोस्तों आप अर्थ का निर्माण करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों ये सीखने के लिए प्रमुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, विद्यालयों में विद्यार्थी की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विशेष जातियों और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। गलत दोस्तों हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर बी,
विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, या फिर विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और रुचियों का ध्यान नहीं रख पाती। प्रश्न नंबर 5। तो दोस्तों इसमें सी और डी ये सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो। और दोस्तों क्योंकि विद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं की और रुचियों पर ध्यान नहीं रख पाती है, तो सी और डी इसका ऑप्शन नंबर बी, सी और डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? अल्बर्ट बंडूरा, बी.एफ. स्किनर, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे। तो संज्ञानात्मक विकास का दोस्तों सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों ये दिया था लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसके द्वारा? ये ऑप्शन नंबर सी, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खाली जगह वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय खाली जगह पर्यावरण के। भयावह सुसाध्य या फिर प्रतिस्पर्धिक सुसाध्य, सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक। प्रश्न नंबर 7। तो किसकी भावना करनी चाहिए दोस्तों? तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए, इसके बजाय प्रतिस्पर्धिक के दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिस्पर्धिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जा सकता है? संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान, संवेग में वयस्क की तुलना से कम है, कोरी पट्टियां खाली स्लेट जिसके जीवन में अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है, एक निष्क्रिय प्राणी जिसके अनुबंधन के द्वारा किसी भी आकार में दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। तो आपको बताना संरचनात्मक ढांचे से बच्चे के किस रूप में देखा जा सकता है? प्रश्न नंबर 8। दोस्तों इसे देखा जाता है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अध्ययनों का अनवीकरण करें। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार दें। गलत, छोटी छोटी इकाइयों व खंडों को जानकारी प्रदान करना गलत। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना तथा पुनः स्मरण, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार अपने
अधिगम को अनवीकरण करें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक अवस्था, खाली जगह में आपको भरना है, का कोई आपसी संबंध नहीं है, की भूमिका नगण्य है, का कोई प्रभाव नहीं होता, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक अवस्था दोस्तों, इनमें से किसका क्या महत्व हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, गलत दोस्तों। रटने पर आधारित परीक्षा को देकर, गलत दोस्तों हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, सही हो जाएगा दोस्तों। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो, गलत दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनौतीपूर्ण कार्य की निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह, खाली जगह के समान है, किसके समान है ये? सीखने के आकलन के समान, सीखने का लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखना और आकलन। प्रश्न नंबर 12। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 क्या दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? जो खाने को चखता है किसके लिए? सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है। मूल्यांकन एवल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना तथा उनकी उपलब्धि मापना। तो मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए कि सीखने में होने वाली कमियां तथा सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। क्या पहुंच सकती है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित कर सकती है? संरचना प्रकाशित करती है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर ए बुद्धि, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, साम्य धारण या संरक्षण। प्रश्न नंबर 14 है। तो क्या इसमें 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों समीपस्थ निकटता का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक प्रयोग किया जाना चाहिए। कैटगोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन या गतिबोध। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की
प्रपद में अधिगम संबंधन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है गतिबोधक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। सहयोग की प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको? सहयोग की नैतिकता, नैतिक ताड़ना, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। प्रश्न नंबर 16 है। तो दोस्तों उसे कहते हैं चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं नैतिक तर्कणा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नैतिक तर्कणा। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण, छानबीन का लालसा होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। प्रश्न ऑप्शन नंबर डी, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो बच्चों के चिंतन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नंबर 17। तो दोस्तों इसमें बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्य चर्चा संभव नहीं है। एक विषमरूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं को में एक समान नहीं है। प्रश्न नंबर 18। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनाधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। अधिगम सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता रखती है। प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 का सीखने के लिए कौन सा लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो व्यवहार एक अध्ययन सीखना है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान होती है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञान के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनना होता है। यह कि बच्चे स्वयं से शरारत करते हैं, उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 20। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय हो जाएगा?
तो ये समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 दोस्तों, प्रश्न देख लिया था, दोबारा रिपीट हो रहा है। ये बावर्ची खाना पकाते समय दोस्तों खाने को चखता है तो ये किसके समान होता है? दोस्तों ये होगा सीखने के आकलन के अनुसार। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापकों ने पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। गलत। अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। नंबर 22 ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। केवल वाला गलत है। अध्यापक बच्चों की उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकृत भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों तो सबसे सटीक दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भावनाओं आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 स्कूल बच्चे के समाजीकरण की एक एजेंसी ऐसी संस्था है जहाँ पे प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधि का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षक का होता है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। प्रश्न नंबर 23 तो स्कूल बच्चों के समाजीकरण की ऐसी संस्था है जहाँ पे दोस्तों क्या होता है? जहाँ पर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक संरचना कक्षा में अधिगम दोस्तों क्या होता है? शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रियता प्राप्त करते हैं। गलत। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। गलत। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है। गलत दोस्तों। शिक्षार्थी द्वारा स्वयं अर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचार के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कब? उन्हें उत्तर कंठस्थ कराने के लिए। गलत। उन्हें प्रत्यास्मरण प्रश्न पूछने के। गलत। उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देने के लिए दोस्तों। ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों पूछा गया है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक बच्चों के सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? सीखने में वयस्क द्वारा स्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। प्रश्न नंबर 26 तो प्रश्न नंबर 26 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 का सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या होगा? प्रश्न नंबर 27 अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन में बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। गलत। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने की सहायक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। गलत। बच्चों के अधिगम
प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, गलत दोस्तों। तो दोस्तों एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सीखना कौशलों के संचय के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा हो देती हैं। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। प्रश्न नंबर 28 के कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों इसमें? तो इसमें सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, ग्रेडिंग, कोडिंग, आकलन और ग्रेडिंग संचय प्रणाली खाली जगह किसके उदाहरण है? ये कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि का, आलेख रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने का, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, परीक्षा के उत्तरों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 29, तो इसमें खाली जगह कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें? तो इसमें हो जाएगा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अपसारी चिंतन देकर, अभिसारी चिंतन, अनेक परिचयों को प्रस्तुत करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने के प्रोत्साहित कर कर। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है? अभिसारी ये दोस्तों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी अनेक परिचयों को प्रोत्साहन देकर तथा मूल विचारों को महत्व देकर, ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जोखिम, ये सब दोस्तों गलत हो जाएगा सब। प्रश्न नंबर 31 की बात करें। प्रश्न नंबर 31 है, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। गलत। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है। गलत। परिवर्तनशील लचीलाशील दोस्तों होता है, ये दोस्तों सही हो जाएगा। परिवर्तनशील भी होना चाहिए, लचीला पाठ्यचर्या भी होनी चाहिए। कक्षा में छात्रों का समसामूहिकरण दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार या पास पड़ोस? तो महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों कौन से अदा करते हैं? प्रश्न नंबर 32, तो दोस्तों ये सभी सही हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4 दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये सभी कारक जो हैं दोस्तों सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके शिक्षा विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या हो? प्रत्याय स्मरण, रटना और समझना। गलत। बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले उत्तरीय स्त्रीकृत कार्यपत्रक। गलत। ड्रिल और अभ्यास। गलत। तो इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों? इसमें होना चाहिए प्रश्न पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34,
अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 34 दोस्तों किसकी अवस्था है विशेषता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है? कि शिक्षक अधिगमकर्ताओं के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल सकें। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्यकर्ता पात्र है। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ताओं की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो अधिगमकर्ता केंद्रित दोस्तों विधि कौन सी हो जाएगी? का आशय क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ताओं की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 35 प्रश्न। दोस्तों आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।